बाजार बोलता है। एफआईज डीआईज का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं कि किस तरह के एफआईज की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिली। फ्राइडे के सेशन में डीआईज ने क्या किया, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालेंगे और टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नज़र डालेंगे। तो एक बार एफआईज डीआईज के डेटा में देखें तो वही एक मोमेंटम बना हुआ है, डीआईज की तरफ से बाइंग और एफआईज की तरफ से सेलिंग। 4162 करोड़ की सेलिंग एफआईज ने की, डीआईज ने करीब 3731 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पिछले वीक का ट्रेंड था वो बरकरार रहा फ्राइडे के सेशन में भी। लेकिन एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाले थे, किस तरह का रुझान वहां से देखने के लिए मिल रहा है। डाउ और S&P 500 में अगर देखें तो S&P 500 तो रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ था, लेकिन डाउ में भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। करीब 410 पॉइंट की बढ़त, करीब 1% का उछाल अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिला है। शंघाई में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, करीब 1.5% ऊपर आ चुका है, अब 3271 के लेवल पर चल रहा है। हैंसेंग थोड़ा सा फ्लैटिश है विद नेगेटिव बायस। निकाई में तेजी बनी हुई है, कोस्पी में करीब 1% की तेजी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एशियन मार्केट्स ठीक ठाक चल रहे हैं। वहाँ से सपोर्ट है। टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं कौन से आज के मार्केट में टॉप गेनर्स हैं, जहाँ पर की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो जिन काउंटर्स में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है उसमें सबसे ऊपर है SGS, जहाँ पर कि 10% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एप्टस फाइनेंस यहाँ पर करीब 9%, रेड टेप करीब 8%, MSTCL लिमिटेड करीब 6.5%, पॉली मेडिकेयर करीब 5.5% ऊपर है। साथ ही कौन से काउंटर नीचे हैं या आज टॉप ऑन द रडार हैं ऑन द सेलिंग साइड, उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो डी मार्ट यहाँ पर करीब 8% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सारेगामा में करीब 8% की गिरावट है। IGL 4% नीचे है। बंधन बैंक 4% नीचे है। वक्रांगी सॉफ्टवेयर करीब 3.5% नीचे है। लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर यही थी जो हम बात भी कर रहे थे कि वीकेंड्स में कि चाइना में किस तरह का स्टिमुलस की बात आती है, वहाँ पर स्टिमुलस आया भी और उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि उन्होंने जो वैल्यू टर्म थी वो नहीं बताई। समीर सर, ये जो ग्लोबल इस समय चल रहा है कि चाइना बार बार बात करता है कि हम स्टिमुलस देंगे, लेकिन स्टिमुलस की वैल्यू नहीं बता रहा है। रेट कट ज़रूर उन्होंने किए पीछे, और अब बात यही हो रही है कि हो सकता है कि अक्टूबर एंड में कुछ वो नया एक पैकेज दें, और या हो सकता है कि 2-3 महीने में कोई पैकेज दे। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि 2 से 3 लाख करोड़ युआन का पैकेज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि चीन की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बिना बिके हुए जो घर अनसोल्ड इन्वेंट्री है उनको खरीद लेंगी, बॉन्ड्स के जरिए स्पेशल बॉन्ड्स जारी होंगे। लेकिन ये स्पेशल बॉन्ड कितनी वैल्यू के होंगे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। सर कैसे देख रहे हैं सर चाइनीज़ मार्केट को विज़ इंडियन मार्केट एंड मेटल कंपनीज? तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि चाइनीज मार्केट पे मैं ज्यादा कुछ बोलूं। जो मैं बोल सकता हूँ इसकी, देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है कि उनकी इकोनॉमी में रिकवरी आए, और वो स्टिमुलस पैकेजेस, बेनिफिट्स सब दे रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटीज कि अगर जो एग्जिस्टिंग पैकेज है वो सफिशिएंट नहीं लगता है और वहां से रिकवरी नहीं दिखती है, तो दे विल प्रोबेबली गिव सम मोर। that will help hopefully keep the Chinese economy going strong for the next 3 to 4 months. जो मैं कह सकता हूँ दूसरा कि जो प्रॉब्लम चाइनीज इकोनॉमी है वो रियल एस्टेट सेगमेंट में है। क्योंकि वहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री जो आपने कही काफी लार्ज है, और डिमांड फॉर दैट इज नॉट देयर। सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट से आई विश डिमांड स्पर हो सकता था, बट there is so much over earning income करता है, so it need not be sorted out as easily. So I believe कि the Chinese economy will probably take much longer to recover, barring that coming to metals, और जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अगर चाइनीज इकोनॉमी रिकवर होती है तो मेटल सेक्टर में भी रिबाउंड आए। जी जी। सॉरी। समीर सर, आपके नेटवर्क में थोड़ा इशू आ रहा है, सो आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कुछ हो सकता है अभी देन। सुनाई दे रही है? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, नाउ आई कैन हियर यू। सो हेलो। यस सर, यस सर, या प्लीज सॉरी। कंटिन्यू। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आई डोंट थिंक कि मेटल काउंटर्स आर गोइंग टू गिव अ सिग्निफिकेंट बाउंस इन द नियर टर्म, क्योंकि मेटल प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू रिबाउंड राइट अवे। थोड़ा टाइम लगने वाला है। प्रोबेबली
what you could see is continued weakness in the metal counters क्योंकि जो results आएंगे उतने अच्छे नहीं आएंगे. So a small dip I think it will counter. And Indian economy also में थोड़ा सा slowdown दिख रहा है, but like I said, market में इतना पैसा है कि I don't think dips are going to be deep. अभी देखिए फॉर एग्जांपल डीमार्ट के रिजल्ट्स काफी सबड्यूड आए हैं, अभी भी 75 पी पे चल रहा है. ठीक है, 7% करेक्शन आता है, बट देन द स्टॉक विल स्टेबलाइज. सो वैल्यूएशन करेक्शंस आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो वही हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन मार्केट्स प्रोबेबली विल हैव अ साइडवेज मूवमेंट. चाइनीज मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट है कॉल देना. बिल्कुल. तो सर आप जैसा बता रहे थे कि मेटल कंपनीज़ के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें स्टील कंपनीज़ को लेकर तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन मैं एल्यूमिनियम और जो बाकी नॉन फेरस मेटल कंपनीज़ है लाइक हिंडाल्को, नाल्को, उनके लिए रिजल्ट्स शायद मैं देख रहा था कि पॉजिटिव है. आप क्या एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं सर? जी हाँ, उनके रिजल्ट्स विल प्रोबेबली बी बेटर क्योंकि वो जो सेगमेंट्स है उसमें शॉर्ट सप्लाई जैसा चल रहा है, एंड वेयर प्राइसेस फॉर कमोडिटीज लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर हैव मूव्ड अप. एल्यूमिना का भी रेट थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए नैल्को जैसे कंपनी को भी बेनिफिट आ सकते हैं. सो पर अभी जस्ट टू इफ यू लुक एट द वे सम ऑफ दी स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड, अगर आप वेदांता देख लो, हिंडाल्को देख लो, नैल्को देख लो, दे आर ऑल ट्रेडिंग नियर देयर हाइज. सो जो पॉजिटिविटी है वो स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है. प्लस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. नो डाउट कि दो सेगमेंट्स में डिमांड शायद ज्यादा रहेगा, प्राइसिंग पावर है अभी भी कंपनीज के पास, बट टिल चाइना सीज अ सिग्निफिकेंट रिबाउंड, यहाँ से प्राइसेस को बढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से. सो व्हाट यू विल सी इज अगेन मे बी साइडवेज मूवमेंट. डाउनसाइड कम रहेगा एल्यूमिनियम और कॉपर प्लेयर्स में, स्पेशली जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है लाइक हिंडाल्को और मे बी नैल्को आल्सो, क्योंकि उनका भी माइनिंग आयरन और अपना बॉक्साइट माइनिंग है. कंपनीज लाइक हिंदुस्तान कॉपर आल्सो हु डू फुली जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है उनको बेनिफिट मिल सकता है, बट वेदांता जो कन्वर्टर है मे नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट. बिल्कुल. एक हमारे दर्शक भी हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं CDSL स्टॉक पर किस तरह से लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए. सर कंसीडरिंग कि NSDL का IPO आ रहा है, तो NSDL और CDSL चूँकि एक ही सेगमेंट की कंपनीज़ हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कंपटीशन तो है ही नहीं, दो ही कंपनी हैं. सर कैसे देख रहे हैं, CDSL रीरेट होगा या NSDL का IPO आपको ठीक लग रहा है, या दोनों ही ओवर वैल्यूड लग रहे हैं? सो शायद फेयरली वैल्यू टू ओवर वैल्यू तो CDSL है ही, बट क्योंकि आपने बोला है कि आपका जो व्यूअर है वो पूछ रहा है लॉन्ग टर्म व्यू से, तो अभी भी आप देखते हो तो इंडिया में डीमैट अकाउंट जो खुले इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन, और वो नंबर बढ़ते ही जाएगा क्योंकि दो ही कंपनी है सेगमेंट में है, NSDL और CDSL, काइंड ऑफ ड्यूओपोली. दोनों में ग्रोथ अच्छे से रहेगी. CDSL के पास अभी शायद ज्यादा मार्केट शेयर है, सो the probability is that they will continue to be able to grow at a good pace. So future में अगर if you have a 3 to 5 year view, maybe यहाँ से upside मिल सकता है, but अगर आप short term view लेते हो तो yes, it is overvalued. We don't deny the fact कि business will grow, but एक चीज इसमें याद रखने का कि these businesses are cyclical. अगर मार्केट में करेक्शन आने लगता है तो the activity that happens in the market starts going down, then CDSL और NSDL का earnings भी कम होते हैं क्योंकि for transactional charges जो वो charge करते हैं, they will not be able to make that revenue stream. और ये कंपनीज के ऑपरेटिंग लेवरेजेस बहुत हाई है, यानी कि जब टॉप लाइन ग्रो होता है तो प्रॉफिट ग्रोज वेरी वेरी फास्ट क्योंकि देयर इज barely any additional cost. पर जब नेगेटिव टॉप लाइन आता है, अगर उनका रेवेन्यू ग्रोथ डाउन होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट वैसे ही लगता है. So even though NSDL issue is going to come and maybe the next 2 years things will remain good, जब मार्केट करेक्ट करेगी सिग्निफिकेंटली एंड एक्टिविटी इन मार्केट कम होगी, NSDL CDSL के प्रॉफिट्स विल गो डाउन एंड द स्टॉक्स विल करेक्ट क्वाइट अ बिट. तो ये वन वे अप मूव नहीं रहने वाला है. दीज आर गोइंग टू बी सिक्लिकल इन नेचर. अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो यू शुड टेक इट एट टाइम्स एंड रीइन्वेस्ट व्हेनेवर द साइकिल टर्न्स नेगेटिव. बिल्कुल सर. दूसरी एक बड़ी खबर, S&P 500 फ्राइडे के सेशन में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, 5800 के पार पहली बार ये बंद हुआ है. S&P 500 की
32 कंपनीज ऑल टाइम हाइस पर बंद हुई हैं। उनमें जो मेन कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स, मैरियट इंटरनेशनल, ब्लैक रॉक, उबर, मेटलाइफ, ऐसे बड़े नाम हैं जिनके ग्लोबल ऑपरेशंस भी हैं। इंडिया में भी काफ़ी कुछ कंपनीज ये ऑपरेट करती हैं। जेपी मॉर्गन्स और वेल फार्गो के नतीजे भी काफ़ी अच्छे, उम्मीद से बेहतर देखने के लिए मिले थे। और अमेरिका में अब ये भी माना जा रहा है कि जब उनका सीपीआई डेटा आया था तो थोड़ा सा उनका हायर साइड पर आया था। तो जो रेट कट की जो बातें हो रही थी, वो 2 रेट कट की बात थोड़ा सा ऑन द स्लगिश साइड चली गई थी। लेकिन अब पीपीआई जो कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट आया, तो उससे एक दोबारा से उम्मीद बनी है कि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट 25 बेसिस पॉइंट के 2 होते हुए दिखाई दे आने वाले 3 महीनों में। सर, कैसे देख रहे हैं, अमेरिका में रेट कट हो पाएगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? फेड की पॉलिसी को किस तरह से इंडियन इन्वेस्टर को देखना चाहिए अब? तो आई थिंक अभी बहुत अर्ली है टू कॉल कि वेदर द रेट कट विल हैपन। डेटा थोड़ा डाइवर्जेंस जैसे रहा है, by certain data points are indicating कि growth is not going to be that great. Certain data is showing growth अच्छा है। और दूसरा एक चीज है कि अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं तो दैट इज नेगेटिव फॉर इन्फ्लेशनरी थोड़ा रहता है। सो वी विल नीड टू सी क्लोजर टू द डेट व्हाट द सिचुएशन इज। अगर मिडिल ईस्ट का जो प्राइसेस है वो थोड़ा एस्केलेट होता है, ऑयल प्राइसेस मूव अप टू मे बी $85-90, देन इट बिकम्स हार्डर फॉर US Fed to give a rate cut. But जो उनकी कमेंट्री रही है कि we will give 2 more rate cuts, 50 basis points, तो probabilities तो एक तो शायद आएगा ही, the second one we need to see, but probability is 25 basis points will come. Will it be the next one? Will it be the December one? थोड़ा मुश्किल है, but 25 तो मेरा minimum expectation है कि कुछ भी हो जाए उतना तो आएगा। बिल्कुल सर, एक इन्वेस्टर्स के मन में एक टेंशन हमेशा बनी रहती है जब से ईरान इजराइल का टेंशन शुरू हुआ है। और हर वीकेंड पर फ्राइडे को लोगों को यही लगता है कि कुछ सैटरडे को कुछ मिसाइल तो नहीं गिरेंगी, एंड उसका फिर रिटेलिएशन कितना तेज होगा। इजराइल ने धमकी दी हुई है कि हम कभी भी अटैक करेंगे। अमेरिका उसको रोज़ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वहाँ से आते ही रहते हैं कि नहीं नहीं, आप न्यूक्लियर साइट पे मत करना, ऑयल इंफ्रा पर कर लेना। तो मतलब उनको एक इंस्टिगेशन मिल रहा है फ्रॉम अमेरिकन साइड। कल मैं कुछ स्टेटमेंट देख रहा था कि ईरान के एक कमांडर हैं, उन्होंने जो हाईएस्ट लेवल पर जो उनके मिलिट्री के कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने कुछ भी हमला किया तो हम जवाब ज़रूर देंगे। अब दूसरा, अमेरिका इजराइल में एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगाने जा रहा है और अपने कुछ ट्रूप्स भी भेज रहा है। यानी कि ये प्रॉब्लम तो एस्केलेट होगी। अब ये किस दिन होगी, किस तरह से होगी, इन्वेस्टर सर कितना प्रिपेयर रहे कि अगर कुछ एस्केलेशन होता है कितना डिप उनके पोर्टफोलियो में लगेगा, और अगर लगेगा, मान लीजिए मार्केट नीचे आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, कैसे देखना है, या पोर्टफोलियो अभी बनाए ही नहीं कि टेंशन पहले सॉर्ट आउट ही होने दें? तो जियोपॉलिटिकल इशू वी सीन की पहले भी रह चुकी है, एंड मार्केट हैज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट उनको इग्नोर करने लगी। आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। एग्जैक्टली। बट ये रशिया यूक्रेन वॉर में व्हाट इंडिया को जो बेनिफिट आया था कि रशिया ने ऑयल इंडिया को लो प्राइस पे सपोर्ट किया, तो इंडिया को बेनिफिट आया उसका। हम लोग ने एडवांटेज दिया। कैन दिस बी अ सिमिलर सिचुएशन जहां इंडिया को कुछ इसमें से बेनिफिट आया? वो अभी डिफिकल्ट है कॉल करने का। बट इफ द एस्केलेशन हैपेंस, मेरे हिसाब से मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि व्हाट यू विल सी इज फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अगर आप जस्ट ऑन द फैक्ट कि जब ईरान ने 200 मिसाइल्स फायर किए थे, तो एफआई सेलिंग हैज हैपेंड टू द ट्यून ऑफ अबाउट 40 to 45,000 crores। अगर रिटेलिएशन और री रिटेलिएशन होता है तो यू माइट सी दैट इंक्रीज। एंड लाइक आई सेड कि क्या होगा कि फॉर द टाइम बीइंग इवन द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फंड्स व्हिच आर सिटिंग ऑन कैश एक कॉल ले सकते हैं कि लेट अस सी वेयर द मार्केट सेटल्स बिफोर वी रश इन टू बाय, क्योंकि फिर अगर हम ये लेवल पे ले और मार्केट और गिरते जाए तो हमारा भी लॉस होता है। सो the probability is if it escalates, I think market can correct by 5% at least, 5%। but then we need to see कितना escalation होता है, कैसे होता है, what are which other countries are getting involved, क्योंकि Iran has called for a lot of the other Muslim countries, Syria, Jordan, all to start getting involved into Yemen। yes, so if that kind of escalates and Middle East में बहुत बड़ा war हो जाता है, then the market can keep falling
and then it becomes difficult to predict the bottom. But अगर 1-2 rounds में end हो जाता है, then I think maybe markets could probably bounce back after the 5% correction. But very difficult to call at this point of time given the data that is available. बिल्कुल सर, क्योंकि रोज़ यही लगता है कि जिस तरह के अगर उनके स्टेटमेंट पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी घंटे में ही शायद हमें खबर आ जाएगी। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है कि वो खबर भी नहीं आ रही है। तो मार्केट तो शायद यही चाह रहा होगा कि जो आपको करना है कर लीजिए, कम से कम हम एक स्ट्रैटेजी तो बना सके। ये रोज़ आप धमकी देते रहते हो, इससे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इन्वेस्टर्स के मन में। एनीवेज सर, एक हमारे दर्शक का भी सवाल है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हो रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अंबर सिंघा जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इसमें एंट्री बनती है क्या, क्योंकि कंसीडरिंग कि ये जो मर्जर हुआ है इनका आईडीएफसी के साथ, कैसे देख रहे हैं सर, ये वैल्यू एसर्टिव है क्या? जी हाँ, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वन ऑफ आवर टॉप पिक्स है फॉर द मार्केट। वी बिलीव कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका जो आर्म है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ लोन्स विच वाज देयर जो कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के पहले, दैट विल कंटिन्यू टू बी एबल टू ड्राइव फॉर देम लोन बुक ग्रोथ, वो भी ग्रैन्युलर लोन बुक। और दूसरा उनका, बिकॉज इट इज अ स्मॉल बैंक, दे आर एबल टू रेज डिपॉजिट्स एट अ वेरी अग्रेसिव पेस, क्योंकि उनका बेस एक लो है। दूसरा, दे have already given current account saving accounts rate slightly higher, not current savings accounts rate slightly higher than other banks. So unka deposit growth has actually been one of the best in the space, and we believe कि वो traction रहेगा and IDFC First Bank will continue to get that. उनको एक लास्ट क्वार्टर में टेम्पररी सा इशू आया था फॉर सर्टेन एनपीए ग्रोथ इन तमिलनाडु बिकॉज ऑफ सम रेन इश्यूज, जहाँ पे उनके नॉन सिक्योर्ड लोन्स में उनको थोड़ा प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ा। आई थिंक ये एक और क्वार्टर रहेगा जो मैनेजमेंट ने गाइड किया कि वी विल हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ इम्पैक्ट, बट बारिंग दैट आई थिंक ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्टली उनके काफी हिस्टोरिकल हाई कॉस्ट बोरोइंग थे, क्योंकि आईडीएफसी अर्स्टवाइल वाज एन एनबीएफसी जहां उन्होंने इंफ्रा लोन्स थे which they are paying much higher borrowing costs. तो जैसे वो loans repay होते रहेंगे and they are able to get borrowings at lower cost, वो NIMs expansion भी रहेगा। तो even though the entire banking space में go through NIM compression, क्योंकि interest rate cuts में NIM compress होते हैं, IDFC First Bank might be one of the ones that outperforms the industry. So we have a buy rating on it with a target price of 150 from a 2-year perspective. ओके, तो यहाँ से डबल होने के चांसेस हैं। और आई टेल यू कि किस तरह से समीर सर का जो बैंकिंग सेक्टर में होल्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आरबीएल बैंक, आई रिमेंबर सर ने 86 पर दिया था व्हेन द एंटायर एनालिस्ट कम्युनिटी वाज सेइंग कि इसको सेल कर चलना चाहिए, एंड 86 से कहाँ जाकर पहुँचा है 200 के पार। वहीं सर ने पीएनबी आई रिमेंबर 35 रुपये पर बोला था और आज 100 रुपीज़ के पार है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल सर की बैंकिंग सेक्टर में तो मैंने देखी हैं। सर, कुछ और खबरें जो कि इस समय मार्केट में चल रही हैं। एक तो हुंडई का आईपीओ इस समय लोगों के लिए एक बड़ा हॉट डिस्कशन बना हुआ है, क्योंकि कल से ये आईपीओ खोल रहा है, 17 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए तो आज से ही खोल रहा है इनफैक्ट, और प्राइस बैंड भी इसका 1865 से 1960 रुपये के बीच में है। इशू का साइज 27,860 करोड़ रुपए है। ये एक बड़ा आईपीओ है, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा है। रिटेल के लिए 15% हिस्सा, यानी कि करीब 4,000 करोड़ से ज़्यादा तो रिटेलर्स को ही माल कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। सर, अगर मैं देखूँ तो इस प्राइस पर हुंडई आपको कैसा लगता है एज एन आईपीओ? और अगर हम इसको कंपेयर करें इसी की पीयर से, लाइक मारुति हो गया या कुछ हद तक टाटा मोटर्स हो गया, इन सभी कंपनी से, तो कौन आपको रिलेटिवली ज़्यादा बेटर इस समय लग रहा है? So relatively अगर आप देखते चाहो तो I think Tata Motors is probably the best option, क्योंकि उनका जो Jaguar Land Rover का growth opportunity है काफी strong है, प्लस हमारा expectation है कि जो commercial vehicle business है वहाँ पे भी traction for the next 2 to 3 years will remain very good, क्योंकि our expectation on India infrastructure spend growth and all of that is very good, which means trucking logistics उसका demand काफी strong और अच्छा रहेगा. So we believe there will be operating leverages that play out there. अभी if you are asking me specifically about the Hyundai Motor IPO, I think क्योंकि इतना large issue है, I think they've had to price it at a relatively decent valuation multiple at this point of time जो entry point है. So from that point of view,
compared to Maruti, which is a very very similar business model जो domestic market और export business पे concentration है. I think from valuation point of view in the near term Hyundai looks good, but जो मारुति की reach और depth of penetration within the domestic market है still remains one of the best. And जब today when you look at it, the growth when it comes back into the larger market, I think Maruti will probably be the biggest benefactor. उनकी range of cars is quite strong. Only एक जगह पे मारुति थोड़ा सा लैग कर रही है is the fact कि they don't have enough exposure to electric vehicle जहाँ पे Hyundai का है. So कितना फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में पिकअप होता है नीड्स टू बी सीन, बट relatively top pick would be Tata Motors. Second at the moment Hyundai क्योंकि valuation थोड़ा सा more reasonable है, and third Maruti. But after listing we'll have to see कि Hyundai का क्या valuation multiple मिलता है, and then factor in what kind of growth also could probably happen over the next 2 years. But at the moment Tata Motors, Hyundai and Maruti. बिल्कुल सर 72 की ईपीएस है हुंडई की और 26 के पी मल्टीपल पर ये आईपीओ आ रहा है ऑलमोस्ट. और अगर मारुति का पी मल्टीपल देखें तो अभी भी 29 चल रहा है. हालांकि उनका मार्केट शेयर थोड़ा 3 गुना है लगभग हुंडई के मार्केट शेयर से. मारुति का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 43% है और हुंडई का 15% है. फर्स्ट और सेकंड प्लेयर के बीच में इतना बड़ा मार्केट शेयर का डिफरेंस. सर मारुति ये प्रीमियम कमांड करता है या मारुति को और प्रीमियम मिलना चाहिए, या हुंडई को जब चूंकि उनका भी पेनिट्रेशन अब इंडियन मार्केट का टेस्ट और कंज्यूमर के हिसाब से उन्हें भी काफ़ी साल हो चुके हैं इंडियन मार्केट में, करीब 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनको भी अब इंडियन मार्केट की पल्स समझ आ चुकी है. तो लगता है कि वो एक थोड़ा सा ऑन द एग्रेसिव साइड इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और इंडियन मार्केट में नए नए वेरिएंट्स, नई नई कार लॉन्च करेंगे और एक अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे. तो एवरी कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. कोई कंपनी ऐसी नहीं बोलती है कि मुझे ग्रो नहीं करना है, मुझे मार्केट शेयर नहीं कैप्चर करना है. Hyundai मेरे हिसाब से प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है. मीनिंग दे आर इक्वली कंपेटिटिव. आई एम नॉट सेइंग दे आर बेटर, बट दे आर इक्वली कंपेटिटिव टू मारुति. बट जो मारुति की रीच है, लास्ट माइल रीच, वो काफी सिग्निफिकेंट है. Hyundai we believe will be able to compete और उनका ग्रोथ भी काफी अच्छा रहेगा. आई एम श्योर दे विल अटेम्प्ट टू ग्रो मार्केट शेयर. एंड जो उनका एक बेनिफिट है, जहां मार्केट शेयर उनका शायद से बढ़ सकता है, जो हमने पहले भी बात की कि उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है is something that is probably ahead of Maruti. तो अगर adaptation of electric vehicles बढ़ने लगी इंडिया में, then Hyundai could probably steal some amount of market share, similar with Tata Motors, क्योंकि उनके पास वो already है products. और Hyundai ने guidance दिया कि वो Creta, one of the fastest selling जो उनकी SUVs है, वहां पे we are going to launch the electric vehicle in the electric version. तो अगर वो launch होती है और उसकी acceptability आती है, तो I think Hyundai can do actually really well. So issue is a good one. Valuations, okay, valuation India के हिसाब से अच्छे हैं, but if you compare to global peers, I don't think globally any auto company trades more than 15 to 18 times price to earning multiple. India में थोड़ा high है क्योंकि the growth opportunity is larger. So maybe short term में these can remain, but overall I feel कि auto industry में certain valuations are higher than what the global standards are. Plus ग्रोथ जो बोलते हैं वो पेनिट्रेशन ग्रोथ जैसे होगा, मे बी वील सी साइडवेज मूवमेंट टिल दीस वैल्यूएशंस कम ऑफ अ बिट एंड देन यू कैन सी एन अपटिक. तो मेरे हिसाब से टेम्परेरी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फिनोमिनल, साइडवेज मूवमेंट, बट लॉन्गर टर्म फ्रॉम द नेक्स्ट 5 years आई थिंक ऑल ऑफ दीस कंपनीज विल डू वेल. सब अच्छे हैं. बिल्कुल. तो हुंडई के आईपीओ में लिस्टिंग गेन ज़्यादा बड़ा शायद एक्सपेक्टेड ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कंपनी जैसे ग्रो करेगी तो और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है. सर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि एक सेक्टर में हो रहा है वो है रियल इस्टेट सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड सेल्स के डेटा आ रहे हैं. 2024 के जो फर्स्ट 9 मंथ्स हैं यानी कि सितंबर तक के डेटा हैं, जनवरी से लेकर रिकॉर्ड सेल हुई है. ख़ास तौर से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और कुछ पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, ये सभी रीजन की अगर मिलाकर देखें तो एक अच्छा खासा सेल्स डेटा देखने के लिए मिल रहा है. करीब 8% की सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिली है ओवरऑल. दिल्ली एनसीआर में तो Q2 में करीब 41%, चेन्नई में 40%,
हैदराबाद में करीब 14%, हालांकि पुणे में थोड़ा डिप दिखा है 9% का, लेकिन ओवरऑल अच्छी सेल देखने के लिए मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर को, खासतौर से जो लीडिंग प्लेयर्स हैं लाइक सोभा डेवलपर, प्रेस्टीज, ओब्रॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF? तो रियल एस्टेट में हम लोग ने एक बार पहले भी बात की थी, वी सेड ग्रोथ इस जो हुआ है फिलहाल लास्ट रिसेंटली, वो सब लार्ज टिकट साइज ग्रोथ हुआ है। अभी आप देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग में उतना ग्रोथ नहीं आया है, क्योंकि रूरल साइड पे या फिर इंटीरियर्स में उतना डिमांड नहीं रहा है, विद स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन द हायर साइड। वी बिलीव कि जो लार्ज स्मॉलर टिकट ग्रोथ आएंगे विल कम ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year, जैसे इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में थोड़े कम होते जाएंगे एंड अफोर्डेबिलिटी आल्सो स्टार्ट्स गेटिंग अ लिटिल बेटर। तो वी बिलीव कि नेक्स्ट 3 years, probably 3 to 5 years will be good for the real estate space. अभी आप कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं कंपनी में। अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज ले ले, प्रेस्टीज एस्टेट ले ले, शोभा आपने बोला, DLF ले लो, मैक्रोटेक ले लो, काफी उनके पॉजिटिव्स आ चुके हैं इन द स्पेस। स्टॉक्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली, फैक्टरिंग इन की उनकी ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 years इज गोइंग टू बी गुड। वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। So my view is even though the sector will do well, prices of stocks will not do as well, क्योंकि सब फैक्टर इन हो चुका है। इनफैक्ट मेरा व्यू है कि स्टॉक्स में शायद ये सब लार्जर स्टॉक्स में शायद थोड़ा सा करेक्शन है। अगर यू वांट टू मेक अ प्ले, देयर आर सर्टेन अदर कंपनीज लाइक कीस्टोन रियलिटी जो मुंबई बेस्ड प्लेयर है, जहां वैल्यूएशन उतना रन अप नहीं हुआ है, यानी रुस्तम जी के ब्रांड से वो सेल करते हैं। बट यू गॉट टू लुक एट स्मॉलर रीजनल प्लेयर्स लाइक श्रीराम प्रॉपर्टीज, जहां उतना रन अप्स नहीं आए हैं, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट्स है, बिकॉज वी बिलीव दीज स्पेसेस विल डू वेल, बट वैल्यूएशन फॉर सम ऑफ द लार्जर प्लेयर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं।